प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं बीरेन पटेल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण में हम लोग हिंदी व्याकरण को सीख रहे हैं, हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी सामान्य प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 को हल करेंगे। पार्ट 1 को आप लोगों ने हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हल करने में मज़ा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं और हमें उनका किस तरह से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के हमें मालूम होना चाहिए कि 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से भेद हैं? देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यही है। और जो 5वां मैं आपको बताया था संकर शब्द, वो विशेष शब्द है, उसको हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वह विशेष है, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हुए? 4 भेद। कौन कौन से? देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें पता है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ कृपा। कृपा का मतलब दया होती है। एक संज्ञा तो है लेकिन विशेषण नहीं है। यह विशेषण नहीं है। जात, जाति भी एक प्रकार की संज्ञा है लेकिन वह विशेषण नहीं है। नमक, नमक जो है यह भी संज्ञा है लेकिन यह भी विशेषण का कार्य नहीं कर रहा है। तो विशेषण का कार्य कौन सा कर रहा है? यह जो हमारा शब्द कुलीन है यही विशेषण का कार्य कर रहा है। तो कैसे कर रहा है देख लेते हैं। एक शब्द होता है कुल। कुल, कुल का मतलब होता है खानदान। कुल का मतलब खानदान, यह संज्ञा हो गई। और इसमें लाके जोड़ दिया गया है इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय। इस तरह से यह बन गया है कुलीन, बन गया है कुलीन। और संज्ञा से बना हुआ विशेषण यही होगा कुलीन। इस तरह से विकल्प डी सही होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? हमें पता है कि शब्द 3 प्रकार के होते थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, जबकि लंबोदर में 2 शब्द है, एक है लंब और दूसरा है उदर। लंब और उदर, तो 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, तो रूढ़ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यौगिक हो सकता है, यौगिक होने की संभावना है, लेकिन यौगिक होने के लिए जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक विशेष अर्थ आ रहा है। लंबोदर का विशेष अर्थ क्या आ रहा है? गणेश। लंबोदर का विशेष अर्थ क्या आ रहा है? गणेश। जब विशेष अर्थ आ रहा है तो उसे ही तो हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं योग रूढ़। क्या बोलते हैं? योग रूढ़। अतः हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? योग रूढ़। कौन सा विकल्प? विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी, विकल्प सी योग रूढ़ सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाना एक मुहावरा दे दिया है। गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाने का मतलब होता है अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपनी बड़ाई स्वयं करना। किसी की पिटाई करने से अपनी बड़ाई नहीं होगी, किसी को गाली देने से अपनी बड़ाई नहीं होगी। हाँ, डींग हाँकने से अपनी बड़ाई होगी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो इसी को तो बोलेंगे क्या? गाल बजाना। इसी को क्या बोलेंगे? गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब जैसे मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में सबसे तेज हूँ, भले ही आप कमज़ोर हो, उसी को बोलेंगे गाल बजाना या डींग हाँकना। इस तरह से विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल। ख्याल कौन सा शब्द है? यह देशज भाषा का शब्द नहीं है, देशज भाषा का शब्द नहीं है, यह विदेशज भाषा का शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज भाषा का शब्द है। और इसका मूल जो शब्द था वह अरबी भाषा का था, लेकिन बाद में इसको उर्दू भाषा में भी अपनाया जाने लगा और धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में आ गई। तो ख्याल को हम लोग क्या बताएंगे? विदेशज। क्या बताएंगे? विदेशज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद ही करके देख लेते हैं हम लोग। इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। इति धन आदि। इति धन आदि इत्यादि का सही विच्छेद संधि विच्छेद होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहाँ पे मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अतः हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा, इति धन आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उर्वरा के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी फसलें पैदा की जा सकती हैं। तो ऊसर, ऊसर में तो बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, इसलिए यह विकल्प नहीं सही है। समतल भूमि पैदा हो सकती है, लेकिन यह बता रहा है कि जो भूमि है वह समतल है, उपजाऊ है कि नहीं ये नहीं बता रहा है। ऊसर भी समतल हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब हो जाएगा ऐसी जगह जो खाली हो, जो खाली हो। तो उर्वरा का जो वास्तविक अर्थ निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प वर्ग का उच्चारण स्थान। प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हैं। दंत में क्या आता है? क वर्ग आता है। नहीं सॉरी, दंत में क वर्ग नहीं आता, दंत में त वर्ग आता है। क्या आता है? त वर्ग। कंठ में क वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है और मूर्धा में ट वर्ग आता है। तो हमको पूछा कौन सा है? प वर्ग, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? सी, ओष्ठ। क्या सही होगा? ओष्ठ। कौन सा विकल्प सही होगा? सी, ओष्ठ। यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा और बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का जो वास्तविक स्त्रीलिंग रूप होगा, सब मिलता जुलता है, लेकिन इसका सही जो होगा वो होगा नायिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नायिका इसका शुद्ध रूप है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे। हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह से विकल्प डाले जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्र शब्द इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। इसका जो सबसे शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन डी, इंद्राणी। क्या होगा? इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याणी बिल्कुल नहीं होगा, सूरी ये भी नहीं होगा, सूरा ये भी नहीं होगा। इसका भी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है
सूर्या, यही इसका बिल्कुल सही विकल्प है। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या और इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी। पुस्तक कौन सा शब्द है? पूछ रहा है कि पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक तद्भव शब्द है। तद्भव किसे कहेंगे? जो संस्कृत भाषा से शब्द हमारी भाषा में आते आते रूपांतरित हो गए हैं, उनका बिगड़ गए हैं। ये बिल्कुल नहीं है। देशज है, देशज भी नहीं है। विदेशज बिल्कुल नहीं है। यह कौन सा है? यह तत्सम रूप है। कौन सा रूप है? तत्सम रूप। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब किसी स्वर से किसी स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। तो सब लोगों का हम लोग संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा। संयोग का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सम, सम धन योग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर जो म है वह तो स्वर है नहीं, वह तो व्यंजन है, इसलिए यह स्वर संधि हो ही नहीं सकती। पवन, पवन का संधि विच्छेद आप लोग पहले भी किए थे, पो धन अन, पो धन अन। हाँ, इसमें ओ है, इसमें ए है, यह स्वर संधि मुझे दिख रही है। नमस्कार, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धन नमः, नमः हो जाएगा और धन कार हो जाएगा। यह नमस्कार का संधि विच्छेद हो गया। मनोहर का क्या हो जाएगा? मनः धन हर, ये मनोहर का हो गया। तो ये तो हो गई व्यंजन संधि, ये हो गया स्वर संधि, बाकी नमस्कार और मनोहर हो गए विसर्ग संधि। तो हमें पूछा है स्वर संधि, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसी में स्वर संधि है। बाकी संयोग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नमस्कार और मनोहर में विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? अब इस बार व्यंजन संधि पूछ लिया है तो इसका भी हम लोग करके देखते हैं संधि विच्छेद। ये हो जाएगा सप्त, सप्त, सप्तऋषि का क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ये हो जाएगा सत्कार का सत धन कार हो जाएगा, और हिमालय का हिम धन आलय हो जाएगा, और निराधार का निरा धन आधार हो जाएगा, निराधन आधार। इसमें हम लोग देख रहे हैं सप्तधन ऋषि में स्वर संधि है, सतधन कार में इसी में स्वर संधि नहीं है, यही व्यंजन संधि है। हिम धन आलय में भी स्वर संधि है। यह कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। निराधन आकार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? स्वर संधि में ये सब हैं दीर्घ संधि, हिम धनालय दीर्घ संधि, निराधन आधार कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, हाँ सॉरी दीर्घ संधि। सप्तधन ऋषि कौन सी है? सप्तधन ऋषि जो है यह गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प? बी, सत्कार। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 16 रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना या बनावट एक ही चीज है। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से हैं? अरे वही रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और कौन सा? योग रूढ़। इसी को रूढ़ भी बोलते हैं।
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ भी इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष है? तत्पुरुष को समझने के लिए हमें कारक को समझना होगा। कारक को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वर्ग प्राप्त, इसका मतलब क्या होगा? इसका जब हम लोग स्वर्ग प्राप्त क्या है, एक सामासिक पद है, समास विग्रह करेंगे तो इसका निकल आएगा स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सी विभक्ति आई है? को जो है यह संबंध को बताती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। चलिए अभी मैं कारक को जब बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि तत्पुरुष को हम लोग कैसे पहचानें। तत्पुरुष को, तत्पुरुष जो समास है उसे हम लोग कैसे पहचानें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निपात जब किसी बात पर हम लोग जोर देते हैं तो जिस शब्द द्वारा जोर दिया जाता है उसी को तो निपात कहते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी बात पे जोर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? निपात। झूठ मत बोलो, इसमें मत पे जोर दिया गया है, तो मत कौन सा निपात होगा? यह हो जाएगा निषेध बोधक। किसी चीज के लिए किसी को मना किया जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, अतः यह क्या हो जाएगा? निषेध बोधक। क्या हो जाएगा? निषेध बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह का उच्चारण स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान क्या है? हमें पता है दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है? त वर्ग होता है। तालु का उच्चारण स्थान क्या है? वह है। तालु का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग है। और मूर्धा का क्या है? ट वर्ग है। तो यह जो अक्षर है, जो वर्ण है, यह किस वर्ग में आता है? यह च वर्ग में आता है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है? ये काश के लिए पूछ रहा है। काश, काश कौन सा निपात है? आसमान में बादल बिल्कुल साफ हैं, आसमान बिल्कुल सूरज खिला हुआ है, बारिश होने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, फिर भी किसी को लग रहा है कि काश आज वर्षा हो जाती तो मजा आ जाता। तो यह काश कौन सा हो जाएगा? विस्मय बोधक। आश्चर्य की बात है, आसमान बिल्कुल साफ है फिर भी उसको लग रहा है कि बारिश हो जाए, तो क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम जा रहे हो कौन सा काल है? तुम जा रहे हो कौन सा काल है? हमें पता है वर्तमान काल के लिए वाक्य के अंत में है आना जरूरी है, और इसमें तुम जा रहे हो, है, हो, इस तरह से अगर आता है तो वर्तमान है, हो। इस तरह से आएगा तो भूतकाल में क्या आता है? था, थी, था, थी, थे। अगर आता है तो हो जाएगा भूतकाल। और भविष्य काल के लिए क्या आता है? गाय आता है अंत में, गी आता है, गे आते हैं। इस तरह से अगर आएंगे तो हो जाएगा भविष्य काल, और था, थी, थे आएंगे तो हो जाएगा भूतकाल। हैं, हो, यह सब आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, और इसमें आ रहा है हो, अतः यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण जानने वाले की बात हो रही कि जो व्याकरण के जानकार हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण विशेषज्ञ ये भी व्याकरण जानने वाला होता है, लेकिन व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द उचित नहीं है। व्याकरण पंडित, पंडित का मतलब जानकार होता है, व्याकरण के जानकार जो होते हैं उसे व्याकरण पंडित कह सकते हैं, लेकिन व्याकरण जानने वाले एक शब्द के लिए यह भी अनुचित होगा। हाँ, व्याकरण बिल्कुल सही होगा, यही सही होगा।
व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण के जानकार को व्याकरण ज्ञाता भी कहते हैं, लेकिन यह विकल्प भी गलत होगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी, विकल्प सी। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? अभी आप लोग सर्वनाम पढ़ के आए हैं, आप लोगों को पता होगा आप कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जब कोई चीज़ निश्चित होती है तो उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप निश्चयवाचक तो बिल्कुल नहीं है। अनिश्चयवाचक में जब कोई कुछ इस तरह से आता है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, तो ये होता है। हाँ, निजवाचक यही है आप, क्योंकि निजवाचक में क्या आते हैं? आप आता है, क्या आता है? आप आता है, तुम आता है, स्वयं आता है, अपने आप आता है, अपने आप आता है, और क्या आता है? खुद आता है। इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर आप आया हुआ है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि आपको पता होना चाहिए, अ अथवा आ के बाद ए और ओ आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद करके देखें तो इसका हो जाएगा सदा धन एव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। यहाँ पर आ और ये दोनों मिल करके ये लोग वृद्धि संधि बना रहे हैं, ये वृद्धि संधि है। परमोदार्य का क्या हो जाएगा? परम धन ओदार्य, ओदार्य। ये अ और ओ मिलकर के यहाँ पर भी वृद्धि संधि का निर्माण कर रहे हैं। गुरुपदेश, गुरुपदेश, इसका क्या हो जाएगा? गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। यह उ और ये उ मिलकर यहाँ पर दीर्घ संधि बना रहे हैं। कौन सी संधि बना रहे हैं? उ और उ मिलकर के दीर्घ संधि बना रहे हैं। जलौध, इसको देख लेते हैं। जल धन औध, यहाँ पे कौन सी संधि बन रही है? अ और औ। जल धन ओध, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मुझसे, कुछ ओध होना चाहिए, जल धन ओध, ये हो जाएगा जलौध। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वृद्धि संधि है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। केवल गुरुपदेश में वृद्धि संधि नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जितने हैं सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। चलिए अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है, ये तत्सम शब्द ही है। कौन सा शब्द है? तत्सम है। तद्भव है, बिल्कुल नहीं है, जैसे संस्कृत में था वैसे आया। देशज है, नहीं है। विदेशज भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 25 सवाल थे जो आप लोगों को हल कराए गए, और आप लोग इसे हल करने में मज़ा आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। कठिनाई स्तर पता चली होगी, परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते ये पता चला होगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।